हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो कंपाइलेशन वीडियो है पिछले 4 महीनों के करंट अफेयर्स की। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर के कंपाइलेशन की एक वीडियो होनी चाहिए, तो ये पिछले 4 महीनों की कंपाइलेशन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी रिवीजन के लिए। रिवीजन के तौर पर ये 4 महीनों के करंट अफेयर्स में कंपाइल कर दिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्टेट का पहला डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के देवरिया पंचायत के कोतला बडोग गांव में ये शुरू किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग होगी 5.34 करोड़। फायदा क्या होगा इससे? फायदा इससे ये होगा कि जो भी लोग नशे से पीड़ित हैं उनको एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट मिल जाएगा, अच्छी तरह से रिहैबिलिटेट उनको किया जाएगा और उन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा ताकि उन इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्टेट का पहला डॉपलर रडार स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है शिमला में, शिमला के कुफरी में। ये न्यूज में क्यों आया हुआ था अभी? ये न्यूज में इसलिए आया हुआ था बिकॉज जो डॉपलर वेदर रडार है उनको किन्नौर और लाहौल स्पीति में अभी स्थापित किया जा रहा है। डॉपलर वेदर रडार को स्थापित क्यों किया जाता है? इससे हमें क्या मदद मिलती है? इससे हमें ये मदद मिलती है कि मौसम का पूर्वानुमान हमें पता चल जाता है, जैसे कि रेनफॉल कितनी हो रही है, क्लाउड्स किस तरह से बन रहे हैं, क्या वहां पे हैवी रेनफॉल होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर नहीं होगा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, सही मतलब पर्टिकुलर टाइम पे ये किस किस तरह से होंगे, क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई डिजास्टर होने की संभावना तो नहीं है। इन सारी चीजों को प्रिडिक्ट करता है डॉपलर वेदर रडार सिस्टम। तो ये स्टेट का पहला डॉपलर वेदर रडार हमारा कुफरी में स्थापित किया गया था, मंडी में। और भी अदर स्थापित किए गए हैं, जैसे चंबा के डलहौजी में है, मंडी के नहीं, कुफरी मंडी में नहीं है, ये कुफरी शिमला में है, मंडी के मुरारी देवी में है और चंबा के डलहौजी में है। अभी ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? किन्नौर और लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो वेदर की फोरकास्ट के लिए ये स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, विच प्लेस इज रेफर्ड एज मिनी गोवा इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में मिनी गोवा के नाम से किसे जानते हैं? हिमाचल में मिनी गोवा के नाम से हम लोग जानते हैं तत्तापानी को, जो शिमला से 51 किलोमीटर की दूरी पर है, मंडी की तरफ जब आप आते हो। इसकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है, महत्वता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेज जमदाग्नि है, ऋषि जमदाग्नि, उन्होंने मेडिटेशन की थी यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ तत्तापानी में है आपका एक सल्फर का हॉट स्प्रिंग, जिससे कि आप लोग जानते ही हो कि बॉडी की कुछ एक बीमारियों को दूर करने के लिए जाना जाता है। जो भी हमारे ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, इनको जाना जाता है कि भाई इनसे हमारे इनमें नहा करके अगर हम जाते हैं तो उससे हमारे कुछ बॉडी के जैसे स्किन के डिजीजेस वगैरह हैं वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सल्फर वगैरह ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ठीक होने में, क्योर होने में हेल्प होती है। ये इसलिए भी जाना जाता है इसको। सितंबर 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनॉग्रेट किया था, इसका शुभारंभ किया था। और एक और एमिनेंट पर्सनालिटी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने इसे विजिट किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1938 में इन्होंने इसे विजिट किया था। ठीक है, मिनी गोवा, मिनी इजराइल किसके, मिनी, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे मिनी इजराइल किसे बोलते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं। ये वाला तो इजी है, वैसे दोनों ही इजी हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में नक्शा स्कीम को लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया आपके सोलन में। नक्शा क्या है? नक्शा मतलब नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ये नक्शा की फुल फॉर्म है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा है कि ये स्मूदर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करेगा, बढ़ाएगा। जैसे कि डिस्प्यूटेड ओनरशिप होती है, झगड़े वाली लोगों के होता है ना कि किसका है किसका नहीं है ये पर्टिकुलर चीज, और इन सारी चीजों के जो लीगल बैटल्स होते हैं, इन सारी चीजों को ये ओवरकम करेगा, इन सारी प्रॉब्लम्स को। या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी तरह की दिक्कतें आ रही होती हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उन सारी चीजों को ये ओवरकम करेगा। तो इससे जो लैंड ओनर्स होते हैं ना, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी उनकी बिल्डिंग्स के बारे में, उनकी लैंड के बारे में। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो कैटेगरी डी अर्बन एरिया है, और क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से कम है। तो नक्शा स्कीम का आपको पता चल गया, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। लोगों को जो भी उनके डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सही तरीके से पता चलेगा और स्मूदर ट्रांजेक्शन हो पाएगी। जो फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन, किसे पहला प्राकृतिक कृषि उपखंड घोषित किया गया था? तो ये किया गया है पांगी को। पांगी कहाँ है आपका? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। पांगी में एक्चुअली क्या हुआ था, हिमाचल डे स्टेट लेवल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, और इसके साथ ही यहाँ पर इस स्टेट लेवल फंक्शन को सेलिब्रेट करने के साथ बहुत सारी चीजों को अनाउंस किया गया,
जिसमें कि आपका सबसे पहले आता है नेचुरली ग्रोन बार्ले के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेचुरली ग्रोन बार्ले के लिए अब आप बार्ले को 60 रुपीज पर केजी आप खरीद सकते हो। इसके साथ ही एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी 10,000 लीटर कैपेसिटी का पांगी एरिया में बनाया जाएगा। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी पांगी वैली में खोला जाएगा। सिविल हॉस्पिटल किलाड़ में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। हमने देखा था ना, बहुत टाइम पहले हमने ये न्यूज पढ़ी थी कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों के ऊपर। तो ये वाली अनाउंसमेंट कर दी गई है। अभी सीएम ने 5 करोड़ की ग्रांट भी दी है पांगी डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5 करोड़ की ग्रांट दी गई है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपको यहाँ पर देखनी है, वो क्या है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट पीएम थी हमारा या था जो फर्स्ट टाइम विजिट किया था पांगी को। तो ये आपके थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी पहली ऐसी पीएम थी जिन्होंने पांगी को 1984 में विजिट किया था। अब इसी से ही रिलेटेड एक और चीज है जो यहाँ पे मतलब यहीं पे ही अनाउंस हुई थी उसी दिन जिस दिन ये स्टेट लेवल का फंक्शन सेलिब्रेट किया गया था, कि जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है उन्होंने बिलासपुर के सदर पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया 2024 के लिए। इसी दिन ये सब चीजें हुई थी, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, इसी में इंक्लूड कर दिया है जिस दिन ये स्टेट लेवल फंक्शन को सेलिब्रेट किया गया था हिमाचल डे का। विमेन पुलिस स्टेशन ऊना को भी बेस्ट विमेन पुलिस स्टेशन बोला गया, क्योंकि जिस तरह से ये विमेन के अगेंस्ट क्राइम को हैंडल करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग है इनकी, उसके लिए इनको बेस्ट एडजज किया गया, बेस्ट बोला गया। और बिलासपुर के सदर पुलिस स्टेशन को, ये कोई दूसरी रैंकिंग्स नहीं है, बस हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उनमें से ये बेस्ट एडजज किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोपवे इज बीइंग बिल्ट। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोपवे कहां पर बनाया जा रहा है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोपवे आपका बनाया जा रहा है शिमला को। शिमला को किससे कनेक्ट करेगा? ये शिमला को कनेक्ट करेगा ये परवाणु से। पहले पढ़ ली थी हमने ये न्यूज वैसे, लेकिन तब उसका काम नहीं चला था, तब ये सिर्फ अनाउंस हुआ था, अब इसका काम भी चलेगा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोपवे होएगा ये, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोपवे होएगा, यानी ये 40 किलोमीटर लॉन्ग है। ये 40 किलोमीटर लॉन्ग कोई भी रोपवे अभी तक का नहीं है। किस पर्पस के लिए इसको बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो होगा आपका ईज कंजेशन। शिमला शहर में आप जब भी जाओगे आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है वहां पे गाड़ी पार्क करने की, और जब टूरिस्ट सीजन पीक पे होता है उस समय तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और जब भी आप जैसे एंट्री करते हो तारा देवी से, वहां से मतलब बड़ी प्रॉब्लम आती है गाड़ी वाड़ी की वहां पे। तो एकदम से वो भीड़ भड़ाका खत्म सा करने के लिए, जिससे पॉल्यूशन भी होता है, ऑफकोर्स लोगों को दिक्कतें होती हैं, उस भीड़ भड़ाके को खत्म करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है कि 40 किलोमीटर लंबा रोपवे वहां से बनाया जा रहा है। एंड देन वो क्या करेगा, फिर टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा। ऑब्वियसली जब लोगों को ईज होती है जहां पे जाने के लिए, उनको ज्यादा कन्वीनियंस मिलती है, तो लोग वहां पे जाते हैं। ठीक, ये लॉन्गेस्ट एरियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होएगा इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी होएगा? वर्ल्ड में भी नहीं है। 40 किलोमीटर लंबा तक रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये क्या किया जा रहा है? एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा टूरिज्म को बूस्ट करेगा, अभी डिस्कस किया। पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। शिमला शहर में इतनी सारी भीड़ हो गई है ना कि एक वहां पे सैटेलाइट टाउन भी बनाया जा रहा है जाठिया देवी में। ठीक है, जो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा भी था, क्योंकि उसी भीड़ भड़ाके को कम करने के लिए जाठिया देवी में बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह है, वो शिफ्ट की जाएंगी ताकि मेन शिमला में भीड़ कम हो जाए और उसके आसपास वाली जगहों में थोड़ी सी भीड़ को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन रोपवे की बात तो हम कर रहे हैं कि ठीक है भाई, रोपवे बना देंगे जिससे हमारा जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वो कम हो जाएंगी, भीड़ भड़ाका, पॉल्यूशन, गाड़ियों का ये हल्ला वल्ला खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए चैलेंजेस भी तो हैं। चैलेंजेस कैसे हैं? जहां से ये पास करेगा वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स है। जिन भी एरिया से ये जाएगा वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स है। तो इसकी वजह से जो रोपवे टावर्स होंगे वो उनमें लैंडस्लाइड्स होने का खतरा है। अब रोपवे को ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से हमने रस्सी, एक जगह से 2 पिलर खड़े कर दिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे, बीच में रस्सी लगा दी, ऐसा तो नहीं है। अभी बीच बीच में इसके जो टावर्स दाम पे डलेंगे, ये यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा फेस कर सकते हैं। अगर लैंडस्लाइड होगा, यही यहाँ से धंस गया, तो फिर रोपवे तो आपका नीचे गिर जाएगा। ठीक, अब जो वेदर कंडीशंस हैं इस एरिया में, वो रोपवे की कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को खत्म कर सकती है। वेदर कंडीशंस किस तरह की हैं? जैसे कि हैवी रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई, शिमला में तो होती ही है, और तो इस वजह से इसकी इस वजह से इसका जो निर्माण है और इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी अफेक्ट होगी। तो ये कुछ एक चैलेंजेस है इनकी ज्योग्राफी को लेकर के, यहाँ पर जिस तरह की शिमला की है उसके बेसिस पर ये
थोड़े से रिस्क यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन वैसे अगर ये बन जाएगा रोपवे और अच्छे से ऑपरेशनल होगा तो बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और ये यहाँ पे कुछ एक बेनिफिट है। नेक्स्ट आया, हु अमंग द फॉलोइंग इज फंडिंग हिमाचल्स फर्स्ट सोलर पावर माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट। तो ये आपका यहाँ पर फंड कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। अभी आप मुझे ना एक क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पर, बड़े काफी टाइम बाद ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में घुसा देते हैं इसको, कहीं पे घुसा देते हैं, डिस्कस भी बहुत बार किया जाता है इसको, कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फर्स्ट ऑफ थिंग, एंड सेकेंड इसकी जो फॉर्मेशन थी वो कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, Which of the following university has been selected as one of the 7 centers of natural farming under National Mission on Natural Farming? अच्छा, तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एक शुरू किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। इसमें हिमाचल की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसे 7 सेंटर में सेलेक्ट किया गया है, तो ये है आपकी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इनको सिलेक्ट किया गया है, नॉन यूनिवर्सिटी जो हमारी है। अभी देखिए, ये जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल, ये स्कीम जो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF, ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। कौन चला रहा है इसको, कौन है एग्जीक्यूटिव एजेंसी, नीति आयोग है। अगर आप लोग ढंग से हिमाचल के करंट अफेयर सुनते हो ना, तो आप लोगों को याद होगा कि एक बार नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हिमाचल प्रदेश का हम डिस्कस कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसे नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया था नीति आयोग ने। और न्यूज में ये आया हुआ था कि नीति आयोग जो है वो हिमाचल के मॉडल को हिमाचल के मॉडल के बेसिस पर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को शुरू किया करेगा। जो हिमाचल का नेचुरल फार्मिंग का मॉडल है, इसी की तर्ज पर शुरू करने जा रहा है ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो ये वही मिशन है जो हिमाचल प्रदेश से इंस्पायर होकर के नीति आयोग शुरू कर रहा है, इसी मॉडल के तर्ज पर शुरू कर रहा है। तो अभी इसमें से इन्होंने 7 सेंटर को सिलेक्ट किया है, जिसमें हमारी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी शामिल है। तो नीति आयोग के द्वारा ये चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि वो नेचुरल फार्मिंग को पूरे भारत में प्रमोट कर सके। हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग का हम बहुत बार डिस्कस कर रहे हैं, मैं सेम चीजें रिपीट नहीं करूंगी बार बार कि कितनी स्कीम्स हैं PK3Y के बारे में, और क्या क्या अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के, कितने किसान हैं, कितना एरिया है। ठीक, अभी जो NMNF है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसका जो मेन एम है वो ये भी है कि हमको क्या करना है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, और जो उनका रहन सहन का तरीका है उसको भी बढ़ाना, अच्छा करना है, बेहतर करना है, बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब देखिए, ये जो हमारी नेचुरल फार्मिंग होती है ना, ये सस्टेनेबल होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। अगर आप जाकर के केमिकल वाले जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है और जो खाद वगैरह है वो खरीदते हो, वो आपको ज्यादा महंगी पड़ती है। इसके बजाय अगर आप घर पर पे अपनी ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, वो आपको सस्ती पड़ती है, सस्टेनेबल है। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करोगे 2-3 साल, तो 10 साल मान लिया, 10 साल आप लोगों को अच्छे से देगा, जो इसकी यील्ड है वो अच्छे से आपको देगा। उसके बाद जो आपकी जमीन की शक्ति है ना, उर्वरता जिसको बोलते हैं, फर्टिलिटी, वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये सस्टेनेबल नहीं होती है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं। जहां तक हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, ऑर्गेनिक रूप से बनाई गई खाद को यूज करते हैं। ठीक, तो उससे कि क्या होता है, ये सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है, और हम अब इनकी फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी ज्यादा होती है। इवन हमारी जो वूल थी कांगड़ा चंबा एरिया की, उसको जब टैग मिला कि ये ऑर्गेनिक है, तो यूएस में उसकी डिमांड बढ़ गई थी और उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई थी। पता है ना आप लोगों को। तो कोई भी चीज जब ऑर्गेनिक होती है तो उसकी कॉस्ट एकदम से बढ़ जाती है। तो यही फायदा होता है ऑर्गेनिक चीजों को ग्रो करवाने के लिए। अभी मक्की के आटा का जो MSP है, वो भी मक्की का आटा आप लोगों को पता है कि हिमभोग एक ब्रांड है जिसके अंतर्गत मक्की के आटे को लॉन्च किया गया है, जो नेचुरली ग्रो करवाया गया है, यानी कि ऑर्गेनिक आटा काइंड ऑफ जिसको हम बोल सकते हैं।
तो उसके इन चीजों के प्राइस एकदम से ज्यादा भी होते। तो इसी यही मिशन है। ये तो हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल का ये ब्रांड है हिमभोग, लेकिन नेशनल स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने इसे शुरू किया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने टोटल आउटले इसके लिए कितना दिया गया है, 2481 करोड़ रुपए का। ठीक, अच्छा, ये एक और चीज है जो न्यूज में आई हुई थी, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया ले लो। मैंने इसके लिए इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनाया कि नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आधार संवाद हुआ था, एक आधार संवाद जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, UIDAI ने ऑर्गेनाइज किया था। कहां पर? न्यू दिल्ली में किया था। इसमें हिमाचल प्रदेश को ना एक अवार्ड मिला, किस चीज के लिए? फॉर अचीविंग द हाईएस्ट एनरोलमेंट रेट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉस्टरिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चों के लिए उच्चतम नामांकन दर को प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश ने बच्चों के लिए, और आधार आधारित प्रमाणीकरण को व्यापक रूप से अपनाया है। ठीक, इसके लिए इन्होंने जो तकनीकी विशेषज्ञता हासिल की है उसको बढ़ावा दिया है, उसके लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया था, आधार संवाद हुआ था उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृद्धजन केयर स्कीम, ये 2 न्यूज में आ गई थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आया था इनका। मुख्यमंत्री वृद्धजन केयर स्कीम है ये। क्या है ये? बजट 2025-6 में इसको अभी अनाउंस किया गया था। पेंशन अवेलेबल करवाई दी जाएगी, जो भी हेल्थ और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो लोगों के घर घर जाते हैं, घर घर जाएंगे और उनको हेल्थ टेस्ट फैसिलिटी मोबाइल हेल्थ वैन्स के द्वारा प्रोवाइड करवाएंगे, उनके लिए पेंशन बनाई जाएगी, मतलब पेंशन का प्रावधान बनाया जाएगा। इसके लिए ये स्कीम न्यूज में आई थी। 70 प्लस जो लोग हैं ना, 70 ईयर्स प्लस जो लोग हैं, उनको ये हेल्थ वैन्स के, क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते हैं घर घर पे, टेस्ट करवा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए इनको घर पे ये फैसिलिटी दी जाएगी और जो भी लोग इनको लेके जाते हैं उनको ये पेंशन का प्रावधान किया जाएगा, ऐसा कह रही है हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ गई थी आचार्य चरक योजना। आचार्य चरक योजना क्या है? लग रहा है ना नाम से ही चरक की कुछ आयुर्वेदा से रिलेटेड है। आचार्य चरक ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो इसमें सारे के सारे पेशेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट रन आयुष हॉस्पिटल्स हैं और डिस्पेंसरीज हैं उनमें फ्री टेस्ट और नेसेसरी मेडिसिन अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक, अच्छा, ये एक और है कि मेगो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग 2025। इसमें भी मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि हमेशा ही ऐसे होता है कि कोई भी रैंकिंग होती है, हमारी शूलिनी यूनिवर्सिटी ही टॉप करती है उसे। तो इसकी मेगो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग 2025 में शूलिनी यूनिवर्सिटी को 2nd रैंक मिला केमिस्ट्री में, एनर्जी केमिस्ट्री एनर्जी में 3rd, इन इन्वायरमेंटल साइंस में 9th मिला, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशन रैंकिंग में भी इनकी सुधरी है, जो 166 से 158 हुई। ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग 46th मिली, रिसर्च ग्लोबल कैटेगरी में 16th मिली और सोसाइटल ग्लोबल कैटेगरी में 208th। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, मत कोई पूछ। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश का जो CY स्टेशन डेटा सेंटर है उसे कब इनॉग्रेट किया गया था? तो इसे इनॉग्रेट किया गया था आपके 21 अक्टूबर 2024 को। 21 अक्टूबर 2024 को जो CY स्टेशन डाटा सेंटर है ये हमारी हेल्प करता है, शिमला में है ये, और ये हमारी हेल्प करता है साइबर क्राइम से रिलेटेड हेल्प करने के लिए, साइबर क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर एक रिप्यूटेड स्टाफ होता है और अच्छी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है ताकि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें हैं उनको जल्दी से जल्दी, इन्वेस्टिगेशंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। अब ये न्यूज में इसलिए आया था CY स्टेशन डेटा सेंटर क्योंकि इनको सिलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड के लिए। ये जो स्कॉच अवार्ड है ये हाईली रिस्पेक्टेड सिविलियन ऑनर है हमारे देश में, और साइबर क्राइम से डील करने के लिए आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हो? 1930 पे आप कॉल कर सकते हो। साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है जिन्हें की 1st रैंक मिली है CCTNS रैंकिंग में रिसेंटली? CCTNS रैंकिंग में मिली है आपको नूरपुर के पुलिस स्टेशन को। CCTNS मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। 14 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में से ये नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को 1st रैंक मिला है। CCTNS होता क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो पुलिस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था इसको 2009 में। नूरपुर डिस्ट्रिक्ट आपका कब बना था? नूरपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट। नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपका बना था अगस्त 1, 2022 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में हिस्टोरिकल ब्रिज राज स्वामी मंदिर लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये ओनली टेम्पल है हमारे वर्ल्ड में जहां पर मीराबाई की पूजा होती है लॉर्ड कृष्णा के साथ। नूरपुर फोर्ट के अंदर ये लोकेटेड है और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है,
एक्सपांडिंग हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश को डिकेडल ग्रोथ में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में कौन सी रैंक मिली है? तो ये इनको मिली है सेकंड रैंक, हिमाचल प्रदेश को मिली है। केरला, कर्नाटका या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देख ले हम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के साथ हिमाचल प्रदेश ने भी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के चार्ट्स हैं उनमें अच्छा रैंक हासिल किया है। और ये लिया गया था आपका 2011-12 से लेकर 2021-22 तक, एक डिकेड लिया गया था। इस ग्रोथ में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसमें इन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है। इसके साथ ही जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, डेंसिटी ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी इन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है। और बिहार को इस वाली रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर चुना गया था। नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गग्गल एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है, जो अभी हाल ही में न्यूज में था। तो ये लोकेटेड है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। न्यूज में इसलिए था कि इसको ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में ट्रांसफर कर दिया गया। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इसे एक्सटेंड भी करना चाहती है, इसकी एक्सपेंशन की काफी समय से न्यूज चली आ रही है, ताकि जो हमारा स्टेट का टूरिज्म पोटेंशियल है उसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे कि फैमिली रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है ग्राम पंचायत के लेवल के ऊपर? तो ये आ जाता है आपका ई परिवार। ई परिवार, हिमाचल प्रदेश ने इस ई परिवार के अंतर्गत 99.84% फैमिली मेंबर्स को वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में गोची फेस्टिवल को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया? तो ये जनवरी में आपका सेलिब्रेट किया गया, बिकॉज जनवरी के करंट अफेयर्स जिन्हें हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये लाहौल स्पीति में गोची फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये यूला देवता की पूजा करते हैं और इसके साथ ही एक धनुष बाण वाली वो भी होती है, यहाँ पर गेम होती है। धनुष बाण वाली गेम ये बताती है कि जितने भी तीर जो है टारगेट को हिट करते हैं उतने बच्चे मेल उस साल में होंगे गांव में। जनरली ये जो गोची फेस्टिवल है ना, इसे मेल जो बच्चे पैदा होते हैं पर्टिकुलर विलेज में, उस चीज की सेलिब्रेशन के लिए होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जैसे एक गांव और है, लाहौल स्पीति में ही एक गांव है जहां पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, गोची फेस्टिवल को तब भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि, लेकिन जनरल तौर के ऊपर लड़कों के पैदा होने के ऊपर ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा, पोंग डैम को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था? तो इसे डिक्लेयर किया गया था 1983 में। वन ऑफ लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड्स है ये नॉर्दर्न इंडिया में, और इसका जो एरिया है ना वो लगभग 307 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो एरिया दिए होते हैं ना इनके, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग, उसमें ये एरिया वगैरह पूछ रहे होते हैं कि किसका कितना है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कितना है। नेक्स्ट हमारा आ गया, कौन सा नीचे दिए गया हुआ ऑप्शन बताता है शिकारी देवी सेंचुरी के एरिया को? तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, 29.94 स्क्वायर किलोमीटर। और ये एग्जाम में आया भी था, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं, या तो ये अलाइड का था या फिर एचएस वाले में पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन शिकारी देवी सेंचुरी से। और ये 1962 में सेंचुरी बनी थी, मंडी में है ये, जंजैहली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदा फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसे जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, गाहर, चंद्रा, पट्टन वैली में सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली से सेकंड या थर्ड वीक, जनवरी का जो सेकंड या थर्ड वीक है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। गाहर वैली में जो इसकी डेट है उसे लामा यानी कि पुजारी जो होते हैं वो फिक्स करते हैं। पट्टन वैली में इसे माघ पूर्णिमा यानी जो फुल मून की नाइट होती है उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये जो सारी चीजें होती है ना, ये हमारे जो कल्चरल बॉन्ड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है और हमें बताती है कि भाई मतलब हमें बताती है कि हम पर्टिकुलर रीजन के एरिया, जैसे लाहौल स्पीति में पर्टिकुलर फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, तो लाहौल स्पीति के जो लोग हैं वो एक हैं, उनकी यूनिटी के बारे में, उनके रिजिलियंस के बारे में हमें ये फेस्टिवल्स बताते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर के नदौन में इसे बनाया जा रहा है। बेसिकली न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड कंडक्ट कर रहा था हमारा नेशनल लेवल की गेम्स को, और एक छोटा स्टेट होकर के इस तरह के गेम्स को कंडक्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हिमाचल के पर्सपेक्टिव में ये कहा गया था कि हिमाचल के पास तो हमारे पास एक इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम भी नहीं है, तो हम इस कंडीशन में है ही नहीं कि हम नेशनल गेम्स को कंडक्ट करवा सकें। और इसमें जो बिगेस्ट हर्डल है ना वो यही है कि हमारे पास स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक ऑफ स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में जो कोचेस वगैरह हैं वो भी नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से न्यूज में ये आया हुआ था। अभी ये जो इंडोर स्टेडियम है वो भी बनने जा रहा है, अभी मतलब बन रहा है, अभी बनके तैयार हुआ नहीं है वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोल क्या रखा गया है टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, किस साल तक का रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक का। और अभी क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने 100 डे टीबी मुक्त भारत का कैंपेन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था। मंडी की 81 पंचायत डिक्लेयर कर दी गई हैं टीबी फ्री। नेक्स्ट आ गया हमारा, गोबर समृद्धि योजना के तहत
कितने रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा लोगों से? 3 रुपए प्रति किलो। पहले बोल रहे थे 2 रुपए प्रति किलो, अभी बढ़ा दिया 3 रुपए प्रति किलो। और इससे क्या फायदा होगा? इससे ऑब्वियसली जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसका फायदा होगा। लाइव स्टॉक की जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों को पता चलेगी। जब उनको गोबर से भी पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली वो मोटिवेट होंगे ज्यादा से ज्यादा लाइव स्टॉक को पालने के लिए, उनकी अच्छे से केयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई क्रैक, जिसे हिमाचल पुलिस अभी स्थापित करने जा रही है, उससे किस चीज से निपटने में मदद मिलेगी? तो ये आपकी मदद मिलेगी साइबर क्राइम के साथ डील करने के लिए। आई क्रैक है क्या? बेसिकली आई क्रैक मतलब इन्वेस्टिगेशन एडेड साइबर फोरेंसिक रिपोजिटरी एनालिसिस एंड कोर की फ्रेम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल वगैरह लगाए गए हैं और एक्सपर्ट स्टाफ हैं जो कि इन डेप्थ यानी गहराई में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे साइबर क्राइम्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल बीर बिलिंग में कब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कब फंड किया था? तो ये किया गया था आपके 2015 में। लगभग 8 करोड़ की लागत से ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है और 2015 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फंड किया था। नेक्स्ट आ गया एप्पल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। बिलासपुर के पनियाला, घुमारवीं के पनियाला गांव से ये बिलोंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर में इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव काम किया है। HRMN 99 एक एप्पल की वैरायटी है जिसे इन्होंने बनाया हुआ है और जो आपकी 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकती है, जिसके लिए इन्हें हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ गया हमारा नेक्स्ट इज व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो इसकी कैपेसिटी 110 मेगावाट जोगिंदरनगर में है। ये मंडी के 1925 में एक लीज साइन हुई थी, जिसके लिए ये हमने 1925 में एक लीज साइन हुई थी और राजा जोगिंदर सेन और जो कर्नल बेटी थे उनके बीच में। और फिर ये पंजाब को दे दिया गया था। अब इसकी लीज जो है वो समाप्त हो गई है। अब हिमाचल गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई हम लोगों को दे दो वापस, पर ये नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो झगड़ा चला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और अभी तक चला हुआ है। अभी कोई फाइनल कंक्लूजन इसका नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट आ गया किशाऊ डैम प्रोजेक्ट की क्या कैपेसिटी है, जो अभी हाल ही में न्यूज में था। तो ये कैपेसिटी है इसकी 660 मेगावाट कैपेसिटी है किशाऊ डैम प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्पेस लैब को इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। तो ये आपका इनॉग्रेट किया गया है बिलासपुर में, स्पेस लैब को, फर्स्ट स्पेस लैब को हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ गया किस स्कीम के अंतर्गत जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो धगवार में बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। हिमगंगा स्कीम के तहत बनाया जा रहा है। हिम उन्नति हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाने के लिए शुरू की गई है स्टेट में हिम उन्नति, और हिमगंगा को शुरू किया गया है मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा मोनाल का IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है। लीस्ट कंसर्न्ड है ये मोनाल, और हम लोगों को पता ही है कि जो ये मोनाल था ये हमारा पहले स्टेट बर्ड था। अब इसके जो क्रेस्ट होती है उसे टोपी वगैरह में लगाना नहीं है अभी अलाउड। तो ये पाई गई थी चंबा में, इसलिए ये न्यूज में आया हुआ था। नेक्स्ट आ गया कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन किया गया था PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत। तो ये कांगड़ा में किया गया था। हिमाचल प्रदेश में जब से ये योजना शुरू हुई है ना, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, तो ये शुरू हुई थी आपकी फरवरी 2024 में। हिमाचल के लोग काफी ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं स्कीम के अंतर्गत। और इसका एम लगभग यही है कि 2027 तक का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा तब तक लगभग 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग हो गई है 1,53,709 रजिस्ट्रेशन, और कांगड़ा ने इसमें टॉप किया था 47,524 रजिस्ट्रेशन के साथ। इससे आपको 300 फ्री यूनिट मिलेगी हर एक मंथ में, और बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होता क्योंकि आपकी छत के ऊपर लग रहा है, छत के ऊपर का जो पार्ट है वही यूज हो रहा है, तो अलग से आपकी लैंड भी इसमें यूज नहीं की जा रही है। नेक्स्ट ये कुछ वन लाइनर्स हैं, जैसे कि स्टेट की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब कहां पर बनाई गई है। तो ये स्टेट की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब आपकी बद्दी डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। मिशन तृप्ति कहां पर शुरू किया गया है? मिशन तृप्ति शुरू किया गया है कांगड़ा में, ताकि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन लोगों के पोषण के बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी दी जाए। 0 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनके पोषण की तरफ ज्यादा ख्याल रखने के लिए एक तरफ से उनको मेरी कटोरी इनिशिएटिव भी चलाया गया है, जिसमें एक बाउल होगा जिसमें मार्क किया गया होगा कि भाई इतने साल तक के बच्चों को आपको इतना खाना खिलाना है। तो इस तरह से बेसिकली इनकी न्यूट्रिशन के लिए ही ये प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है। तो ऊना में बनाया जा रहा है ये पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। सेकंड फैक्ट है एक और, कार्प फिशरी स्कीम के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर कार्प फिशरी स्कीम के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो ये दी जाती है 80% की सब्सिडी। एक और इनिशिएटिव था मेक माई हट इनिशिएटिव, बेसिकली एक तरह का स्टार्टअप है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर के कुछ एक ग्रेजुएट्स ने शुरू किया है ताकि जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल हो। बेसिकली ये जो इनकी कंपनी है ना, इनका गोल है कि कार्बन एमिशंस जो होता है उसे हम रिड्यूस कर सकें और इको फ्रेंडली लिविंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें।
इन्होंने ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक का यूज किया है, जैसे कि रैम्ड अर्थ वॉल्स हो गई आपकी, ड्राई स्टोन मशीनरी, सूखे पत्थर की चिनाई, मिट्टी की दीवारें, बांस की स्लैब, इन सारी चीजों का यूज किया गया है ताकि जो सस्टेनेबल सी एक कंस्ट्रक्शन हो वो बनाई जा सके। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस है हमें, क्योंकि ट्रेडिशनल चीजें इसमें यूज की गई है तो हम आइडिया लगा ही सकते हैं कि हमारे भारत की जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है, यानी हमारे भारत की पारंपरिक शिल्प कला है, उसको संरक्षित करने में, उसे कंजर्व करने में मदद मिल रही है। सेकेंड, ये जो लोकल फॉर वोकल इनिशिएटिव है उसको भी सपोर्ट करता है, इको फ्रेंडली है, कार्बन एमिशन कम होगा इससे, और हमारा जो ग्रीन भारत, इंडियाज ग्रीन आर्किटेक्चर मूवमेंट है, उसमें ये उसको बढ़ावा दे रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब लॉन्च किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। अभी ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसीलिए था बिकॉज इस योजना को शुरू किए हुए हो गए 10 साल और विमेंस डे पे इसकी 10वीं एनिवर्सरी यानी 10वीं सालगिरह को सेलिब्रेट किया गया था। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसे स्टार्ट किया गया था? इस योजना को स्टार्ट किया गया था ताकि इन्फैंट सेक्स रेशो में जो गिरावट हो रही है देश में, उस इशू को एड्रेस किया जा सके, उसमें कमी लाई जा सके और जेंडर इक्वालिटी को एंश्योर किया जा सके, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सके। साथ में ही जेंडर बायस्ड यानी लिंग के आधार पर जो सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन होती है, जैसे फीमेल फिटर्स को मार दिया जाता है और मेल फिटर्स को रखा जाता है, जो लोग सिर्फ मेल चाइल्ड चाहते हैं, उन सारी चीजों को दूर किया जा सके। जो फीमेल फिटस है उसके सर्वाइवल को, उसके प्रोटेक्शन को एंश्योर किया जा सके, लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और जो गर्ल चाइल्ड है उनके एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसी योजना के तहत अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि सेल्फी विद डॉटर एक इनिशिएटिव हो गया, एंड सेकंड आ गया सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम 10 साल से नीचे की लड़कियों के लिए शुरू कर सकते हैं और इसमें एक पर्टिकुलर फंड को जमा करना होता है। जो पेरेंट्स होते हैं 250 रुपए से ये अमाउंट शुरू होता है, सालाना आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हो। अब सुकन्या समृद्धि योजना का भी मेन मोटो, सुकन्या समृद्धि जो एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है उसमें यही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका कि फंड को हमने इकट्ठा करके रख लेना है ताकि जब लड़की बड़ी हो, 18 ईयर्स की हो जाए, तो उनके जो आगे हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस आएंगे, उनकी ट्रेनिंग के या जो भी उनके अदर एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा किया जा सके उनकी वेलबींग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शुरू की गई है। विमेंस डे पे इसकी 10वीं सालगिरह को सेलिब्रेट किया गया है। विमेंस डे को सेलिब्रेट किया गया था 8 मार्च को और इस बार का जो विमेन डे था उसकी थीम थी फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। तो ये इसकी थीम थी विमेंस डे की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारत का पहला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ एरिया में शुरू किया जा रहा है। उसकी लागत क्या है? तो उसकी लागत है 1400 करोड़ रुपए। इसके लिए MOU साइन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड के बीच में। इससे लगभग 1000 से ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हिमाचल प्रदेश ने अपना टारगेट रखा है कि वो मार्च 2026 तक एक ग्रीन स्टेट बनेंगे। इसके लिए ही ये इस तरह के हाइड्रोजन प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, जैसे कि 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है नालागढ़ में, सोलन के नालागढ़ में लगाया जा रहा है। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके लगाया जा रहा है। सोलन में एक जगह है दभोटा, यहां पर ये लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आ गया हु वॉज फर्स्ट DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले DGP कौन थे? IB नेगी हिमाचल प्रदेश के पहले DGP थे। अभी ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है 92 की एज में। ये 1958 बैच के IPS ऑफिसर थे यूपी कैडर के और बिलोंग कहां से करते हैं? बेसिकली बिलोंग करते हैं किन्नौर के सांगला विलेज से। नेक्स्ट आ गया हमारा सावन बरवाल, जिन्होंने 38th नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में आयोजित की गई थी, उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जीता है। वो कहां से बिलोंग करते हैं? तो वो मंडी से बिलोंग करते हैं, मंडी के जोगिंदरनगर से बिलोंग करते हैं। मंडी के ही एक और एथलीट हैं अजय कुमार, जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स जो चाइना में हुई थी वहां पे सिल्वर मेडल जीता था, वो भी मंडी से ही है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से ही है। तो इसके अलावा एक और देख लो आप लोग, सुनील कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में और ये ऊना से हैं। तो जो भी ये स्पोर्ट्स के एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में ये नेशनल गेम्स 38th आयोजित की गई थी, जिसमें कि हिमाचल को 15 मेडल मिले थे और 22वां रैंक था इसका, जिसमें 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 8 आपके ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है how much extraction can be done from private property? How much extraction of Kashmal can be done from private property?
कश्मीर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से कितनी एक्सट्रैक्शन की जाती है? तो 40% तक, अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कश्मीर है तो आप इसको 40% तक निकाल सकते हो। और ये इसके ट्रीटिंग, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रीट करने में इससे मदद मिलती है। इसकी जो रूट्स होती है उनका पाउडर बनता है। लगभग 1 क्विंटल कश्मीर की रूट से 1 किलो पाउडर बनता है, जो 1 लाख रुपए किलो का बिकता है। तो इसके लिए, क्योंकि इसकी इलीगल तरह से लोग इसको निकाल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो चाहे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, काफी महंगा बिकता है ना। 1 क्विंटल से जड़ों से आप 1 किलो पाउडर बन जाएगा तो वो 1 लाख रुपए किलो तक बिकता है। इसकी जो इस प्लांट की जो डाई है उसे जापानीज पेंटिंग्स के लिए खरीदते हैं। और बाकी जो इसके फ्रूट्स वगैरह हैं वो जैम वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे फ्रूट्स इसके होते हैं, उनको जैम वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। आयुर्वेदा में इसका काफी यूज है बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए। तो लोग पैसों के लालच में आकर के इसका काफी ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, गवर्नमेंट वाली जो लैंड है उसमें से भी निकाल रहे हैं लीगल तरीके से। तो इस सब चीजों को रोकने के लिए ये आजकल काफी न्यूज में चला रहता है कश्मीर का। बट फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने आपको थोड़ी सी छूट दे रखी है कि अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कश्मीर लगे हुए हैं तो उनकी रूट से आप 40% तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया तत्वानी हॉट स्प्रिंग, जो अभी न्यूज में था। वो कहां पर लोकेटेड है? तत्वानी हॉट स्प्रिंग आपका लोकेटेड है शाहपुर में, शाहपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये वर्ल्ड की जो बहुत सारे जाने माने टेम्पल्स हैं उनके रास्ते में है, जैसे कि मसरूर का टेम्पल हो गया, पोंग वेटलैंड हो गया, वहां पर लोकेटेड है। और इसकी जो लोकेशन है वो मतलब उसकी लोकेशन के अराउंडिंग एक काफी अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल है इसकी लोकेशन में। तो ये न्यूज में इसीलिए था कि गवर्नमेंट यहाँ पर टूरिज्म सर्किट बनाना चाह रही है एक तो, क्योंकि जैसे कि मसरूर टेम्पल वगैरह है, पोंग वेटलैंड, ये तो है ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑलरेडी। तो इसी रूट में ये आता है। तो एक तरह का यहाँ से टूरिज्म सर्किट अगर बना दिया जाए तो ये हमारा टूरिज्म पोटेंशियल को काफी, टूरिज्म जो है उसे काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है तत्वानी हॉट स्प्रिंग की, ये एक प्रॉमिस, अच्छे टूरिज्म पोटेंशियल को प्रॉमिस करती है। नेक्स्ट आ गया हमारा मेरे शहर के 100 रत्ना। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने स्टूडेंट्स को फ्री की कोचिंग दी जाएगी? तो मेरे शहर के 100 रत्ना, ये इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फ्री की कोचिंग दी जाएगी। और ये कोचिंग आपकी प्रोवाइड की जाएगी क्रैक एकेडमी के द्वारा, सरकार के बिहाफ पर क्रैक एकेडमी के द्वारा। इसके लिए जो लागत रखी गई है, जो कॉस्ट है, वो 34 करोड़ रुपए की है। जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए फ्री कोचिंग गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को दी जाएगी। पूरे स्टेट में से लगभग 6800 स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 स्टूडेंट तो 68 हैं, तो 6800 स्टूडेंट्स को फ्री की कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी स्कीम है जो ऑर्फेन्स को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट की तरह क्लासिफाई करती है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। ये न्यूज में क्यों थी? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना हम लोगों को बताइए कि जो भी ऑर्फेन्स हैं उन लोगों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम पर चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का उन्होंने दर्जा दिया है। सरकार उनके अभिभावक बन गई है जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, और उन बच्चों को काफी ज्यादा सुविधा भी दी गई है, जैसे कि उन बच्चों को जैसे कि 27 ईयर्स तक के जब वो बच्चे होते हैं तो उनको हर मंथ पॉकेट मनी दी जाती है, खर्चे दी जाती है, उनकी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी जब भी वो किसी हायर एजुकेशन में जाएंगे। इसके साथ ही जब वो 27 के हो जाएंगे तो उसके बाद उन लोगों को लैंड भी दी जाएगी, जैसे रूरल एरिया में 3 बिस्वा और जो अर्बन एरिया वहां पर उनको 2 बिस्वा लैंड दी जाएगी ताकि वो अपने घर बना सके। काफी अच्छी योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत अभी ये न्यूज में इसलिए आई थी बिकॉज एक ये योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना प्लस मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जो विडोज हैं उनके चिल्ड्रन को फ्री की एजुकेशन देने के लिए, हायर एजुकेशन देने के लिए बनाई गई है स्कीम, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इन दोनों स्कीम्स को फंड करने के लिए रुपयों की जरूरत गवर्नमेंट को पड़ी है, और ये रुपए उन्होंने मांगे हैं टेम्पल से यानी मंदिरों, टेम्पल ट्रस्ट को बोला है कि भी आप लोग अब हमारी मदद करो, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आप इन फ्लैगशिप स्कीम्स को चलाने के लिए दो, जिसके लिए अपोजिशन काफी ज्यादा हंगामा कर रही है कि भाई अब तो आप लोग मंदिरों से पैसा मांग रहे हो, ये वो। लेकिन इनका ये तर्क है कि जब कोविड का समय था तब अपोजिशन में जो अब पार्टी है बीजेपी की, उन्होंने भी तो टेम्पल ट्रस्ट से पैसा लिया था, तो व्हाई नॉट कि ये क्यों ना लें अब पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एनिमेश नेत्रम ये किस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का एक इनिशिएटिव है? तो ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक इनिशिएटिव है। इसके लिए इन्हें एक प्रेस्टिजियस विकी स्मार्ट पुलिस का अवार्ड भी दिया गया है। एनिमेश नेत्रम क्या है? ये एक AI ड्रिवन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सर्विलेंस प्रोजेक्ट है रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत।
इसने क्या स्ट्रेंथन किया है? एनिमेश नेत्रम ने क्राइम प्रिवेंशन को यानी क्राइम्स को रोका है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया है और डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी हेल्प की है। तो इसके लिए इनको फिक्की स्मार्ट पुलिस का अवार्ड भी दिया गया है, फिक्की स्मार्ट पुलिस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है हिमाचल के कौन से सीएम थे जिन्होंने शिवरात्रि को स्टेट फेयर का दर्जा दिया था? तो शिवरात्रि को स्टेट फेयर का दर्जा दिया था वीरभद्र सिंह जी ने जब ये सीएम बने थे और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था इंटरनेशनल स्टेटस के तौर पर। तो अब शिवरात्रि को इंटरनेशनल फेयर के नाम से जाना जाता है। मंडी के महाशिवरात्रि काफी ज्यादा फेमस है। 1 वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस ये चलती हैं शिवरात्रि की, लेकिन कभी कभी से 10 दिन तक भी सेलिब्रेट किया जाता है। शिवरात्रि को काफी अच्छे से मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और अभी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के प्रिजाइडिंग देती जिनको मानते हैं देवता, वो माधोराय है। माधोराय की जलेब निकाली जाती है शिवरात्रि में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि माधोराय की जलेब किस फेयर के साथ एसोसिएटेड है। माधोराय प्रिजाइडिंग देती कैसे बने? सूर्यसेन एक राजा हुआ करते थे मंडी के, जिन्होंने 1664 यानी 1664 से लेकर के 1679 तक शासन किया था मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे। वैसे तो उनके 18 बेटे थे, लेकिन 18 के 18 बेटे उनके मर गए थे, तो काफी टूट चुके थे इन सारी चीजों से। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सिल्वर की इमेज बनाई माधोराय की और बोला कि मतलब ये जो अब एक तरह से उनको उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया। जिन गोल्ड स्मिथ ने इसे बनाया था इमेज को, उसका नाम था भीमा। 1648 में उन्होंने इसे बनाया था। तो अभी तक ऐसे माना जाता है कि भाई उनको ही राजा माना जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट का। वैसे तो जनरली जो राजा का रोल होता है वो गवर्नर और या हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्ले करते हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग देती माधोराय को माना जाता है और इनकी एक बहुत ही ग्रैंड शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। मंडी की जो शिवरात्रि है एक तरह से अपना ओरिजिन मंडी टाउन से लेती है, जैसे जहां की जिसे राजा अजबर सेन ने बनाया था 1526 में। भूतनाथ का जो एक मंदिर है वहां पर जो मूर्ति पूजी जाती है उसे भी माना जाता है कि किंग अजबर सेन ने ही इसे बनाया था। नेक्स्ट आ गया हमारा, रिसेंटली हमारे सीएम ने अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है जो एक वन स्टॉप ऑनलाइन सॉल्यूशन होगा अर्बन लोकल बॉडीज इनकी प्रॉब्लम्स के लिए। उसका नाम क्या है? एक इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर इनिशिएटिव, और एक सिटीजन सर्विस पोर्टल भी शुरू किया है इन अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज के लिए। इसे आप citizenseva.hp.government.in में जाकर के एक्सेस कर सकते हो। ये वन स्टेट वन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सिटीजन सर्विस पोर्टल है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका बेसिकली यही है कि जो रिसर्च इनोवेशन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं या फिर अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सफाई में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज ला सके बड़े स्केल के ऊपर, इन सारे चीज़ों के साथ इनिशिएटिव्स के साथ पार्टनरशिप में काम करना और कोऑर्डिनेट करना रिसर्च इनोवेशन में, ये सब इनका ऑब्जेक्टिव है। अभी क्योंकि रिसेंटली जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने MOU भी साइन किया था IIT रोपड़ के साथ ताकि अर्बन सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स ये ले सकें। इस पोर्टल के अंतर्गत शुरुआती तौर पर 9 सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 7 सिटीजन्स की नीड के लिए होगी, सिटीजन्स की जरूरत के लिए होगी, और 2 अर्बन लोकल बॉडीज की मैनेजमेंट के लिए होगी। अभी 9 सर्विसेज को ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन बाद में इन्हें 45 सर्विसेज में चेंज कर दिया जाएगा। अब इस पोर्टल के अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे सफाई के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड एंड टू एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन है अर्बन लोकल बॉडीज की सारी प्रॉब्लम्स के लिए। अब क्या होता है कि जो सर्विसेज मैंने आपको बताई कि 9 सर्विसेज शुरुआत में आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 7 सिटीजन्स के लिए होंगी। उनमें कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होंगी? ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट, ग्रीवियंस रिड्रेसल, कम्युनिटी स्पेस बुकिंग, गार्बेज कलेक्शन और बिल इशू, ये सारी सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अभी क्या है कि इसी तरह से जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लिए अच्छे से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि जो गार्बेज है उसे अच्छे से कलेक्ट किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके। अच्छे पार्क्स बनाए गए हैं, व्हीकल्स के लिए अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं अर्बन लोकल बॉडीज में। और इसी का ही रिजल्ट है कि जो शिमला सिटी है उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पूरे भारत में। इन सारे इनिशिएटिव्स का ही एक रिजल्ट है। तो अभी ये एक और इनिशिएटिव शुरू किया है, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, ठीक है, इनिशिएटिव। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जो अंदरौली गांव में टूरिज्म फैसिलिटीज एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फंड्स को प्रोवाइड कर रहा है? इसका सही आंसर है हमारा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक 10 करोड़ का फंड प्रोवाइड कर रहा है ताकि अंदरूनी विलेज में एडवेंचर स्पोर्ट्स और उसी से रिलेटेड टूरिज्म फैसिलिटीज को विकसित किया जाए। अंदरौली गांव ऊना डिस्ट्रिक्ट के बंगाना सब डिवीजन में गोविंद सागर लेक के तट पर स्थित है। कुछ एक फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। फॉर्मेशन कब हुई थी एडीबी की? 19 दिसंबर 1966 में। इसके सीईओ है मिया ओका। अभी इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है? टोटल मेंबर कंट्रीज 69 है। लेटेस्ट मेंबर कौन है इसका? लेटेस्ट मेंबर है इसका इजराइल, 69th मेंबर, जो 27 सितंबर 2024 को इसका लेटेस्ट मेंबर बना था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, अभी हाल ही में नेशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में एचआरटीसी को कितने अवार्ड मिले हैं? अभी हाल ही में नेशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में एचआरटीसी को 4 अवार्ड मिले हैं। ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे न्यू दिल्ली में, और ये 4 अवार्ड में से फर्स्ट प्राइज में इनको मिला है टायर परफॉर्मेंस कैटेगरी में, जिसके लिए इनको 50,000 रुपीज मिले हैं। इसके अलावा और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन अवार्ड, व्हीकल यूटिलाइजेशन अवार्ड, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जो एचपी शिवा प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, जो अभी हाल ही में न्यूज में बना हुआ था? एचपी शिवा प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एचपी शिवा यानी कि हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 1292 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का काम क्या है? इस प्रोजेक्ट का काम है बेसिकली जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें रेवोल्यूशन लाना एक तरह से, और जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, गुआवा, मैंगो, पोमीग्रेनेट, लीची, प्लम, परसिमन्स, पेकर नट्स, वॉलनट्स जैसे, इन सब को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से ग्रो करवाना लोअर हिमाचल के एरियाज में। 7 डिस्ट्रिक्ट में से शुरू किया गया था लोअर हिमाचल में। इन सब चीजों को जनरली, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एप्पल ही एक ऐसा फ्रूट है जिसे जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है हिमाचल प्रदेश में, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से ग्रो करवाया जाता है। तो उसी की तर्ज पर ही ये अदर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको भी ग्रो करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अभी ये न्यूज में क्यों आया था? अभी ये न्यूज में इसलिए आया था कि अभी इसमें एक्सोटिक फ्रूट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे अवाकाडो, ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, मैकेडेमिया नट्स, इन सबको भी एचपी शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रो करवाया जाएगा। तो इसीलिए ये न्यूज में अभी आया हुआ था। नेक्स्ट आ गया हमारा, सेचू फेयर हिमाचल के किस जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है? सेचू फेयर हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के रिवालसर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बुद्धिस्ट गुरु पद्म संभव की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिन का ये त्योहार होता है, हर साल इसे मनाया जाता है। दुनिया भर से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं एक जगह पर और इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। रिवालसर, जिसका पुराना नाम हृदयलेश है, इसे हम जानते हैं सबसे पहले तो मेडिटेशन साइट लोमस ऋषि की तपस्थली के नाम से जानते हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। एक तो इसे हम लोमस ऋषि की मेडिटेशन साइट के नाम से जानते हैं। सेकंड, गुरु गोविंद सिंह की बर्थ साइट के नाम पे जानते हैं रिवालसर को। रिवालसर के बारे में ना थोड़ी सी छोटी सी चीज, एक मिथिकल स्टोरी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जस्ट नॉलेज के लिए। हृदयलेश इसका पुराना नाम है। हृदयलेश का मतलब होता है झीलों का राजा। एक्चुअली क्या हुआ था कि पूर्व काल में जो लोमस ऋषि जी थे वो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने ब्रह्म पर्वत पर चढ़कर एक हृद यानी तालाब को देखा जो बहुत ज्यादा सुंदर था और इसके चारों तरफ जो वृक्षों से घिरा हुआ था। उन्हें ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसको देखकर वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के लिए वो तप करने लगे। 3 माह तक इन्होंने कठोर तप यहाँ पर किया। इसे देखकर जो इंद्र थे उनको थोड़ा सा लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा तप कर रहा है, अभी भयभीत हो गए, तो उसको उन्होंने भंग करना चाहा तपस्या को। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उनके बहुत विघ्न बाधाओं के बावजूद भी वो तपस्या करते रहे। इस चीज से खुश होकर शिवजी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। काफी ज्यादा खुश हुए थे इससे और इसके बाद इसी से ही उनको महाकल्प पर्यंत जीवित रहने का वरदान भी दिया गया। इस जगह को पंचपुरी के नाम से भी जानते हैं। पंचपुरी का मतलब होता है जहां पर 5 देवता वास करते हैं। एक्चुअली ये जगह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, सूर्य और पार्वती, शिव पार्वती सहित 5 देवताओं को ये काफी ज्यादा पसंद आया। वो यहाँ पर आकर तैरने लगे और इन्होंने यहाँ टिल्ले बेड़ों में निवास करने का निश्चय लिया, तो इसलिए इसे पंचपुरी या फिर 5 देवता का वास भी कहते हैं। तो ये छोटा सा इतिहास था रिवालसर जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल प्रदेश को टोटल कितने मेडल्स मिले हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल प्रदेश को टोटल 18 मेडल मिले हैं, जिसमें 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। विमेन्स को 18 में से 13 मेडल मिले हैं, मतलब विमेन ने इसमें काफी ज्यादा मेडल्स लिए हैं। कुछ एक एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है हिमाचल प्रदेश की, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश की एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है। जैसे कि तेंजिन डोलमा हो गई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन्हीं स्पोर्ट्स में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। कुल्लू के मनाली से ये बिलोंग करती है। सेकंड है आपकी नताशा मेहर, जिन्होंने सिल्वर जीता था, मनाली से बिलोंग करती हैं।
आंचल ठाकुर है, गोल्ड जीता था, मनाली से बिलोंग करती है। तनुजा ठाकुर सिल्वर जीता है, शिमला से बिलोंग करती है। सुहानी है, एक ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। प्रीति ठाकुर है, गोल्ड जिन्होंने जीता है। एक प्रकृति ठाकुर है जो लाहौल स्पीति से बिलोंग करती है। ये उमा ठाकुर जी की बेटी है। उमा ठाकुर वो महिला है जिन्होंने की स्कीइंग में परशुराम अवार्ड पाने वाली पहली महिला है ये उमा ठाकुर, और इनकी बेटी भी एथलीट है प्रकृति ठाकुर। एक और है हमारे पैरा एथलीट सुनील कुमार, ऊना से बिलोंग करते हैं। अभी हाल में 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स के लिए इनको चेन्नई में सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर आयोजित की गई थी? ये अभी गुलमर्ग में इन्हें आयोजित किया गया था। अब कुछ एक ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश ने डोमिनेंस बरकरार रखी थी, मतलब इन खेलों में। वो कौन सी है? एक तो हो गई आपकी अल्पाइन स्कीइंग इवेंट, 8 मेडल जीते थे जिसमें 3 गोल्ड है। सेकंड आ गई स्काई माउंटेनियरिंग, 6 मेडल जिसमें जीते थे। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल, जिनको हाल ही में विश्वलंबी रविंद्रनाथ टैगोर का अवार्ड दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी से संबंध रखते हैं। वहां के वीसी है, ये वाइस चांसलर हैं। इन्हें अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज कोलकाता ने विश्वलंबी रविंद्रनाथ टैगोर का अवार्ड दिया था। 46th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ओरिएंटल हेरिटेज के ऊपर, जिसमें उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है? इन्होंने एजुकेशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है, आउटस्टैंडिंग योगदान दिया है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर की हेरिटेज, अपने हेरिटेज नॉलेज को इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर में अप्लाई किया था, जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग में इनके योगदान को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जैसे कि PK3Y यानी कि प्रधानमंत्री खेती किसान खुशहाल योजना को इम्प्लीमेंट करने में एक की रोल निभाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है। प्रधानमंत्री खेती खुशहाल योजना 2018 में शुरू की गई थी और बहुत बार इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस योजना के तहत स्टेट में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही जब भी हम किसी नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर साइंटिफिक डेटा को जनरेट किया जा सके प्रैक्टिसेस के लिए, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसमें भी इनका रोल हमेशा फोरफ्रंट पर रहता है। नेक्स्ट आ गया हमारा लुच गांव, जो अभी न्यूज में था, वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो इसका सही आंसर है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी में लुज गांव स्थित है। एक्चुअली बहुत बार ना इस तरह से ये पर्टिकुलर विलेजेस वगैरह इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि ये पर्टिकुलर गांव कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये न्यूज में इसलिए था कि यहाँ पर कुछ एक हाउसेस कोलैप्स हो गए थे, गिर गए थे, और ये टच करता है आपकी J&K की बाउंड्री को, बॉर्डर पे है ये J&K की बाउंड्री के साथ। नेक्स्ट आ गया हमारा मिनिमम इनकम क्राइटेरिया क्या है अगर किसी फैमिली को हमने BPL स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड करवाना है। तो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया है 50,000 रुपीज आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट में 2.66 लाख BPL फैमिलीज हैं 3,615 ग्राम पंचायत में। अभी इसमें थोड़े से और चेंजेस किए गए हैं। जैसे जनवरी 9 को एक चेंज किया गया है कि अगर किसी फैमिली में 18 से लेकर के 59 ईयर्स तक कोई भी अडल्ट मेंबर नहीं है और उसकी हेड विमेन है, या फिर उनके जो हेड है उनको 50% की डिसेबिलिटी है, मैन है बट 50% की डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों को भी BPL की श्रेणी में लाया जाएगा। या फिर कोई ऐसा, लेकिन उसके लिए शर्त ये भी होनी चाहिए कि जो मेंबर है उनको मनरेगा में 100 दिन के लिए उन्होंने काम किया होना चाहिए जो फैमिली के मेंबर हैं। या फिर एक और कंडीशन है कि अगर कोई ऐसी फैमिली जहां पर क्रोनिक डिजीजेस हैं और पर्टिकुलर जो हेड है फैमिली के, जैसे कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, तो उन लोगों को भी इस श्रेणी में BPL की श्रेणी में इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट क्या रहा है? 6.7%। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2.5 लाख, जिसमें ग्रोथ देखी गई 9.6% की पिछले साल के तौर पर। कुछ एक इकोनॉमिक सर्वे की झलकियां हैं यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। बाकी डिटेल में तो हम इकोनॉमिक सर्वे को बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में देखा गया कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रही। 2023-24 में 5% रही थी, और करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें यानी 2024-25 में ये 4.2% रही। तो काइंड ऑफ स्टेबल ही थी, थोड़ा सा डिक्रीज देखा गया। एडवांस्ड एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं वो 3.07% से ग्रो करेंगे। एक नोटेबल इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है 2023-24 के कंपेयर में, जिसमें कि नेगेटिव ग्रोथ थी -2.63%। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा आपका 8.1% के तर्ज पर, जो कि नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 6.5% है।
टूरिस्ट अराइवल 2024 में उनको थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखा गया, जैसे कि 2024 में 181.24 लाख टूरिस्ट आए और 2023 में ये थे 150.99 लाख टूरिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कितना है? 5.4% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में ये ज्यादा है इसकी नेबरिंग स्टेट्स से, जैसे कि यूके हो गया, पंजाब, हरियाणा, या फिर इंडिया का भी हम एवरेज देखें जो 45.1% है इंडिया का एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो ज्यादा है हिमाचल प्रदेश का। कितना है हिमाचल प्रदेश का? वो है 60.5%। इसका मेन रीजन एक ये भी है कि एग्रीकल्चर इसका मेन रीजन है, क्योंकि अभी हम स्टेट इकोनॉमी की बात करें तो हम सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो हमारी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर, और जो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होती है ना, उनका ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता ही है। अभी हाल ही में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर किसे नॉमिनेट किया गया है नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में? तो ये नॉमिनेट किया गया है डॉक्टर मनीष कपूर को, जो स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या है? बेसिकली ये एक हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर की, और डॉक्टर मनीष कपूर इकलौते ऐसे ड्रग कंट्रोलर हैं किसी भी स्टेट और यूटी से जिनको कि इस इन्फ्लुएंशियल बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। डीटैब यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ड्रग रेगुलेशन, जो पूरे भारत में ड्रग रेगुलेशन किस तरह से की जाती है, उसी से ही रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल मैटर होता है तो उसमें ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, उन्हें सलाह देता है। नेक्स्ट आ गया हमारा कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? तो ये है आपका SJVN सतलुज जल विद्युत निगम। कोटपल्ली फंडेड स्टोरेज प्रोजेक्ट 1800 मेगावाट का है। MOU साइन किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ, और ये प्रॉमिस करता है कि भी 3,967 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी एनुअली प्रोड्यूस की जाएगी। सतलुज जल विद्युत निगम को 1988 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट। ज्वाइंट वेंचर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में। टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी है इसकी 1972 मेगावाट। अभी इसके जो CMD हैं, चेयरमैन एंड MD, वो राजकुमार चौधरी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो सतलुज जल विद्युत निगम है उसे नवरत्ना का स्टेटस मिल गया है। अब ये नवरत्ना कंपनी है। पूरे भारत में कितनी टोटल नवरत्ना कंपनी है? 26 नवरत्ना कंपनी है पूरे भारत में। अभी लेटेस्ट जो अभी इंक्लूड की गई है वो एक IRCTC है और एक IRFC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नवरत्ना का स्टेटस किस बेसिस के ऊपर दिया जाता है इन कंपनीज को? नवरत्ना का स्टेटस दिया जाता है अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और ये इंडियन इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट तौर के ऊपर कंट्रीब्यूट करती हो, मतलब इनका जो योगदान है वो सिग्निफिकेंट हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इनका योगदान, तब इनको नवरत्ना का स्टेटस दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में थर्ड मोस्ट डेट स्ट्रेस्ड स्टेट कौन है भारत में? तीसरा सबसे ज्यादा जिसपे कर्जा चढ़ा हुआ है वो कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पर अभी 1.03 लाख करोड़ का कर्जा है। अब इसके लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ब्लेम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारी जो ग्रांट्स है उनको दिया भी नहीं जा रहा है, जो भी चीजें उनकी बन रही है उनको नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि फैक्ट के बेसिस पे बात करते हैं, वैसे तो पॉलिटिक्स पे लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ भी बोलते रहते हैं, बट हम फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं। जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो सेंटर की तरफ से स्टेट को मिलती है वो भी कम देखी जा रही है। जैसे 2025-26 में ये देखी गई 3,257 करोड़, जो कि इससे पिछले साल थी 6,258 करोड़। इसके साथ ही जो GST कंपेंसेशन है स्टेट्स के लिए वो 2022 में ही एंड हो गई थी, जिससे भी स्टेट को लॉस हुआ क्योंकि अब इनको GST कंपेंसेशन नहीं मिल रहा था। फिशल डेफिसिट कितना है 2025-26 में? ये 10,338 करोड़ है। स्टेट GDP का अगर हम देखें तो 4.04%। कितना फिशल डेफिसिट है? 10,338 करोड़ यानी 4.04% ऑफ स्टेट GDP। एक्चुअली ना कभी मैच मेकिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें ये चीजें पूछ ली जाती है कि फिशल डेफिसिट कितना रहा पर्टिकुलर ईयर में, तो ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है? तो ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सैंज वैली में है ये। इसे NHPC के द्वारा लगाया गया और इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट की है। काफी समय के बाद, काफी सालों के बाद ये बनकर के तैयार हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा इजी सा है, हिमाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी कौन है करंट में? ये प्रबोध सक्सेना है। न्यूज में इसलिए आए हुए थे क्योंकि अभी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया इनके कार्यकाल को। वॉट मेड बाय राजा ऑफ गुलेर, राजा ऑफ गुलेर के द्वारा बनाया गया अंतिम किला कौन सा था? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे नंदपुर फोर्ट। अब आप बोलोगे कि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं?
हिस्ट्री का क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसके बारे में दी ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया हुआ था जहां पर नंदपुर फोर्ट की याद में एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन रखा गया था। ठीक है, इसके यादगार पलों को सेलिब्रेट किया गया था, तो इसीलिए नंदपुर फोर्ट आपका न्यूज में आया हुआ था। अब राजा ऑफ गुलेर, ये क्यों इतना फेमस है नंदपुर फोर्ट? बैटल ऑफ गुलेर हुआ था 1695 में। इसे राजा ऑफ गुलेर जो उस समय गोपाल जी थे उनके बीच में और मुस्लिम इन्वेडर हुसैन खान के बीच में हुआ था। मुस्लिम इन्वेडर हुसैन खान लाहौर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए थे। इस युद्ध के होने का सबसे बड़ा रीजन यही था, हैवी ट्रिब्यूट। उस समय मुगलों ने बहुत ही भारी भरकम टैक्स को इम्पोज किया था जिसका विरोध हिली एरिया के रूलर्स कर रहे थे और इसमें इनको सपोर्ट किया था राजा राम सिंह ऑफ जसवान ने और गुरु गोविंद सिंह ने। न्यूज में इसीलिए आया हुआ था बिकॉज अभी मैंने बताया कि नंदपुर फोर्ट में इसकी याद में बहुत ही एक सेलिब्रेशन रखा गया था, इसलिए ये न्यूज में आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेनी डांस इज परफॉर्म्ड? शेनी डांस कहां पर आपका परफॉर्म किया जाता है? शेनी डांस आपका परफॉर्म किया जाता है लाहौर में। लाहौल स्पीति में शेनी डांस को परफॉर्म किया गया। ये 30 स्नो फेस्टिवल वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। ठीक है, जब ये शेनी डांस भी वहां पर परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फर्स्ट हिम इरा आउटलेट वॉज ओपन रिसेंटली? फर्स्ट हिम इरा आउटलेट कहां पर ओपन किया गया है अभी हाल ही में? तो ये आपका ओपन किया गया है धर्मशाला में। हिम इरा है क्या? बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए, हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। हिम इरा एक ब्रांड का नाम है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाया, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करने के लिए इनको एक ब्रांड का नाम दिया है और इस ब्रांड का नाम है हिम इरा। ब्रांडिंग करने से क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर होता है, लोगों को वो ज्यादा वर्दी लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करते हो, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एक तरह से जब भी आप किसी चीज की ब्रांडिंग कर देते हैं। तो इसीलिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको हिम इरा ब्रांड के अंतर्गत हिम इरा ब्रांड के अंतर्गत बेचा जा रहा है और उसी का ही फर्स्ट आउटलेट खोला गया है धर्मशाला में। इसकी एक वेबसाइट भी है, अगर आप ऑनलाइन शॉप करना चाहते हो इसके प्रोडक्ट्स को तो आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर के भी परचेस कर सकते हो। हिम इरा के प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हिम इरा आउटलेट खोला गया आपका धर्मशाला में। और इसके साथ ही इसका मेन पर्पस है क्या? बेसिकली मेन पर्पस जो इसका ऑब्जेक्टिव है हिम इरा के प्रोडक्ट्स को, हिम इरा एक ब्रांड का नाम देना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को, ये बेसिकली आपका जुड़ा हुआ है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। तो इसमें आपका ये भी आ जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, देखो एम्पावरमेंट, वुमेन की एम्पावरमेंट करने के लिए कितने डिफरेंट स्टेप्स ले रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाया है और उनके प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करने के लिए ब्रांड्स के नाम भी दिए गए हैं। हिम इरा आउटलेट्स खोले जा रहे हैं जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका शिवधाम प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में न्यूज में था, वो कहां पर लोकेटेड है आपका? तो ये आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जहां पर मेन मंडी टाउन है, बस स्टैंड के थोड़ा सा दूर जाकर के कांगनी धार नाम की एक जगह है, वहां पर ये बन रहा है प्रोजेक्ट आपका शिवधाम। अभी अगर आप वहां पे देखोगे ना तो आपको ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स दिखेंगे। शिवधाम का अनकम्प्लीट है ये प्रोजेक्ट, इसलिए न्यूज में आया हुआ था। इस तरह से छोटे छोटे टेम्पल्स वहां पर बनाए गए हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अनकम्प्लीट है। क्यों अनकम्प्लीट है? क्योंकि इसके लिए इनको फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं शिवधाम प्रोजेक्ट के लिए। पहले बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तब उन्होंने उस समय पर इसे मंजूरी दी थी, लेकिन फिर जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उन्होंने वादा तो किया था कि वो कुछ एक फंड्स देंगे, उन्होंने बोला भी था, लेकिन वो फंड्स मिले नहीं। इसका काम पूरा नहीं हुआ है। ये जो कांगनी धार है, इस प्रोजेक्ट से बनने से बहुत सारे लोग अभी खुश भी हैं और नहीं भी हैं। खुश इसलिए है कि अगर ये यहाँ पे बन जाता है शिवधाम, जो कि काफी एक सुंदर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि मंडी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो तो टूरिज्म के लिए आप कुल्लू मनाली जाते हो, शिमला जाते हो, बीच में भी कुछ एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट इनफ्लो हो, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, तो टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा ये बेसिकली। लेकिन जो आपका कांगनी धार है ना, इसे कहा जाता था पहले ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ मंडी टाउन, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, जो वेजिटेशन है, वो काफी ज्यादा डेंस है। ठीक है, तो इसके लिए इसको कहा जाता था आपका ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ मंडी। तो अभी इसकी वजह से भी कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भाई अब देखो इसके बढ़ने से बहुत सारी ये चीजें तो कट हो रही हैं, लेकिन वो एक दूसरा मुद्दा है। एडुकेट फंडिंग इनको नहीं मिल रही है। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो कितनी थी? 250 करोड़ रुपए, ये इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। बनाया इसलिए जा रहा था कि भाई इसको यहाँ पर ये रिलीजियस टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं बना हुआ है, बस छोटा छोटा ही बना हुआ है। नेक्स्ट आ गया आपका करंट अफेयर। कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है ना, गग्गल एयरपोर्ट है कांगड़ा का, उसको एडजज किया गया है बेस्ट इंडियन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे 2024 में। नंबर 1 इसे एडजज किया गया है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू कनेक्ट ऑल द ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट 3। भारत नेट चरण 3 परियोजना के तहत देश भर में सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई है अभी हाल ही में? तो ये है आपका एसनॉक। ठीक है, एसनॉक है क्या? एसनॉक का मतलब है स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। एसनॉक भारत नेट 3 परियोजना के तहत इसे शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सारी ग्राम पंचायत है कंट्री में उनको कनेक्ट किया जाएगा। किस चीज के साथ कनेक्ट किया जाएगा? आईपीएमपीएल्स नेटवर्क के तहत। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी सारी ग्राम पंचायत है हिमाचल प्रदेश में जो इसका रोल ये होगा कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी ग्राम पंचायत है उनकी कनेक्टिविटी को ये मॉनिटर करेगा, चेक करेगा, और लीस्ट माइल मतलब दूर दूर तक के जो लोग है ना उनको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, उसमें ये असिस्ट करेगा, दूर दराज के लोगों को भी मिले। इसे हिमाचल प्रदेश में कौन वो करेगा, इंप्लीमेंट करेगा? ITI लिमिटेड ऐसे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट करेगी और ये 3615 ग्राम पंचायत में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही हो गया कि भाई जो रूरल एम्पावरमेंट है उसे किया जाएगा, बिकॉज रूरल लोगों को हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल कनेक्टिविटी हम यहाँ पे दे रहे हैं, उसी को ही इंश्योर करेगा कि दूर दराज के लोगों को भी डिजिटल कनेक्टिविटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्ड ग्लोबल फेलोशिप 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संध्या गुप्ता जी को फोर्ड ग्लोबल फेलोशिप 2025 के लिए। ये एडवोकेट है स्टेम के लिए। स्टेम का क्या मतलब है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। मतलब जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है ये, चाहे साइंस की फील्ड हो, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग हो, मैथ्स हो, उसमें रेवोल्यूशन लाने के लिए इन्होंने अपना बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से उनको ये फोर्ड ग्लोबल फेलोशिप 2025 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा फर्स्ट सैटेलाइट टाउनशिप स्टेट में कहां पर बनाया जा रहा है? कौन है जो फर्स्ट सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा? तो ये आपका यहाँ पे जाठिया देवी। कहां पर? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डिस्ट्रिक्ट शिमला में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है और इसलिए शिमला को डीकंजेस्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक दूर में जाकर के सैटेलाइट टाउन बनाया जाएगा, थोड़ा शहर से दूर, और वहां पर इंपॉर्टेंट ऑफिसेज को भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर रहने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेगी। तो एक छोटा सा टाउन दूर जाकर के बनेगा जाठिया देवी में। नेक्स्ट आ गया हमारा गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी 2025 किसे दिया गया है? गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी ये दिया गया है आपके दलाई लामा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी शेपर्ड्स विच वर इन न्यूज आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गद्दी शेपर्ड्स जो अभी हाल ही में न्यूज में थे वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं बोथ ऑफ अबव, चंबा और कांगड़ा से। अब ये न्यूज में क्यों आए हुए थे गद्दी शेपर्ड्स? यहाँ पर गद्दी शेपर्ड्स न्यूज में इसलिए आए हुए थे क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, हिमाचल प्रदेश में अभी क्या किया है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारत के लिए जो यूएस है उन्होंने टैरिफ बढ़ा दी है। 26% टैरिफ इन्होंने अभी कर दी है अमेरिका ने। तो इसका हिमाचल प्रदेश के जो शेपर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? शेपर्ड्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं गद्दी। ठीक है, गद्दी कांगड़ा और कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया है वहां पे, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाए जाते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है एक बैजनाथ की और बड़ा बंगाल एरिया की। इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स किए थे कुछ समय पहले, तो इनके एफर्ट्स की वजह से जो गद्दी शेपर्ड्स हैं इनकी ऊन को दर्जा दिया गया था ऑर्गेनिक। ठीक है, अब जब इनके ऊन को ऑर्गेनिक का दर्जा मिल गया था तो इससे इनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि जो ऊन इनकी पहले 40 या 50 रुपए की बिकती थी अब वो उनके 70 या 80 रुपए किलो बिक रही थी। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक किसी चीज के ऊपर लग जाता है ना टैग कि ये चीज ऑर्गेनिक है, तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल होती है और वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो यूएस की तरफ से भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी। यूएस में इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। लगभग 2.5 लाख किलो जो ऊन है उसे हर साल यूएस को एक्सपोर्ट किया जाता था बड़ा बंगाल और जो बैजनाथ के एफपीओज हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए इनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। इनकी जो शेपर्ड्स है इनकी इनकम बढ़ रही थी ऑब्वियसली, और इनकी इनकम यहाँ पे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने 26% टैरिफ को अनाउंस किया तो इससे इनको एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से फेस करनी पड़ सकती है। इंडिया को भारत को इससे नुकसान होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यूएस ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरू, टर्की इन जैसी कंट्रीज पे जो भी वूल की प्रोडक्शन करते हैं इनके ऊपर इन्होंने रखी है सिर्फ 10% की टैरिफ। तो ऑब्वियसली अब इनके ऊपर 10% की टैरिफ है, भारत के ऊपर 26% की टैरिफ है, तो अमेरिका कहां से अपना वो करना चाहेगा? ऑब्वियसली इन वाली कंट्रीज को अट्रैक्ट करेगा
और ये लोग भी वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो भारत इसलिए यहाँ पर एक डिसएडवांटेजियस या नुकसान की पोजीशन पर अपने आप को देख सकता है। तो इसी का ही डायरेक्ट इफेक्ट इन वाले फार्मर्स के ऊपर भी यहाँ पे पड़ेगा, फार्मर्स नहीं सॉरी शेपर्ड्स के ऊपर भी यहाँ पर पड़ेगा। सॉरी मेरा कफ विंटर्स चलेगी बट मेरा कफ एंड कोल्ड अभी नहीं जा रहा है, तो मेरा गला थोड़ा सा खराब ही है, जिसकी वजह से आपको वॉइस में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हाट इज द कल्टीवेशन एरिया अंडर टर्मरिक इन हिमाचल प्रदेश। ये मैंने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है कल्टीवेशन एरिया का, नॉर्मली आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है जो भी क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड कि पर्टिकुलर क्रॉप के अंतर्गत कितना एरिया है। जैसे टी का तो काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि टी के अंतर्गत आपका कितना एरिया आता है। एप्पल्स वेप्पल्स का भी पूछ लिया जाता है कितना एरिया आता है। अभी जो टर्मरिक है वो न्यूज में काफी आई हुई थी क्योंकि इसके लिए एमएसपी को अनाउंस किया गया है फर्स्ट टाइम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, तो इसलिए इसका भी मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो 2042.5 हेक्टेयर इतना एरिया है, इतने एरिया में हिमाचल प्रदेश में टर्मरिक यानी हल्दी को ग्रो करवाया जाता है। कितनी प्रोडक्शन होती है 24,995 मेट्रिक टन्स हर साल प्रोड्यूस होती है टर्मरिक। और ये मेजर जो हिमाचल प्रदेश में जो मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग रीजन है, मतलब कहाँ कहाँ पर ज्यादा टर्मरिक हल्दी को प्रोड्यूस किया जाता है, वो है आपका हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और सोलन। कितना एमएसपी इन्होंने तय किया है इसके लिए, तो ये इन्होंने किया है 90 रुपीज, यानी कि अब अगर आपको हल्दी बेचनी है तो 90 रुपीज पर केजी आप बेचोगे। फायदा क्या क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी by providing a guaranteed price for turmeric and encouraging natural farming in the state। जैसे कि आप लोग काफी समय से अगर करंट को फॉलो कर रहे हो हिमाचल में क्या चल रहा है, तो आप एक चीज देखोगे एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में हिमाचल प्रदेश में जो नेचुरल फार्मिंग है उसे काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करती है यहाँ पे P3KY, ठीक है, प्राकृतिक खेती किसान खुशहाल योजना। ये योजना जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अब एमएसपी अगर हम हल्दी को भी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को एक गारंटेड प्राइस मिल रहा है हल्दी के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा एनकरेज होंगे कि भाई अब हम नेचुरल फार्मिंग के तहत इसे ज्यादा ग्रो करवाएं, जिससे कि रूरल इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऊल फेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ऊल फेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी आपकी टोटल 100 मेगावाट। ये क्यों न्यूज में आया हुआ था, ये न्यूज में इसलिए आया हुआ था कि भाई अब इसका इनॉग्रेशन हमारे सीएम करेंगे। ये एक्चुअली ऊल जल विद्युत परियोजना 3 जो है मई 17 2020 को ये इसको थोड़ा सा डैमेज हो गया था क्योंकि यहाँ पर एक पेन स्टॉक बर्स्ट देखने के लिए मिला था, ठीक है। पेन स्टॉक बर्स्ट की वजह से वैसे इससे शुरू कब किया गया था ये परियोजना, ये शुरू की गई थी आपकी 2003 में। काफी ज्यादा लंबा समय लगा, इसे सालों लग गए हैं पूरे होने के लिए, और अभी सालों पूरा होने के लिए लग रहे हैं। इसका इनॉग्रेशन जल्दी ही कर दिया जाएगा, इसलिए ये न्यूज में आया हुआ था। नेक्स्ट आ गया आपका एक टॉपिक है अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूज में क्यों आया हुआ था, न्यूज में इसलिए आया हुआ था क्योंकि किन्नौर के एक एमिनेंट पर्सनालिटी ने एक स्कूल को अडॉप्ट किया है इस प्रोजेक्ट के तहत। ये एक्चुअली जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ना हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये शुरू ही इसलिए किया गया है ताकि जो भी अच्छे लोग हैं हमारे सोसाइटी के, एमिनेंट लोग हैं, एमिनेंट में क्या आ जाता है कि अब एमिनेंट तो मैं क्या ही बोलूं इसमें, जैसे कि आपके क्लास 1 ऑफिसर्स जो हैं, जजेस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, अदर क्लास 1 ऑफिसर्स जो हो गए, वो क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत एक स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब वो उस स्कूल को अडॉप्ट करने का क्या मतलब है, आपका स्कूल को अडॉप्ट करने का मतलब है कि स्कूलों को मजबूत करना, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना, स्कूलों के विकास में मदद करना, उनके डेवलपमेंट में मदद करना, यही मतलब है। और जैसे कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो छात्र हैं, उन सबको जितनी भी जरूरतें हैं जिन चीजों की, रिसोर्सेज की, उनको देना, शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करवाना, जो बुनियादी सुविधाएं हैं स्कूल में उसको बेहतर बनाना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो जब आप किसी भी स्कूल को अडॉप्ट कर रहे हो। तो इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे लोग स्कूल को अडॉप्ट कर रहे हैं।